हेलो बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का फिर से नेक्स्ट वीडियो में भी लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस करेंगे क्लास 12th के। और 10.3 के आगे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 देखो ज़रा। सबसे पहले एक्सरसाइज 10.3 ही रहेगी, तो उसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करता रहूँगा मैं। तो इसमें ना हमारे को क्या दिया हुआ है, एक ए वेक्टर है, साथ में बी वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है एक सिंपल वेक्टर, फिर यहाँ पे बी का मैग्नीट्यूड और ए सिंपल वेक्टर। और बोला हुआ है कि ये वेक्टर परपेंडिकुलर होगा किस वेक्टर के साथ, इस वेक्टर के साथ। ठीक है, दोनों वेक्टर को आपने परपेंडिकुलर शो करना है। अगर आपने किसी दो वेक्टर को परपेंडिकुलर शो करना है तो हमें क्या दिखाना है कि डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आता है। पहले ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर आ जाएगा, साथ में बी डॉट बी करोगे तो भी बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, फिर दिस इंटू दिस होगा, दोबारा एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और ए डॉट बी। ठीक है, ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, एक ही बात है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही चीज़ आएगी, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, आगे पीछे करके लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, ए डॉट बी, सेम चीज़ आ गई। और लास्ट में इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर और ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर, ये टर्म आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं। ठीक है, ये टर्म भी आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं, तो क्या आया, जीरो आया। तो अगर जीरो आ गया है तो इसका मतलब ये वाला वेक्टर परपेंडिकुलर है इस वेक्टर के साथ। ठीक है, ये वाला वेक्टर परपेंडिकुलर है दूसरे वाले वेक्टर के साथ, हैंस प्रूफ। बस इतना आपने काम करना है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद हमें गिवन है ट्वेल्थ क्वेश्चन में, ट्वेल्थ क्वेश्चन भी यहीं पे निपटा देते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ट्वेल्थ क्वेश्चन में बोल रखा है कि ए डॉट बी अगर जीरो है, ठीक है, ए डॉट ए जीरो है, सॉरी ए डॉट ए अगर जीरो है, ठीक है, और ए डॉट बी भी जीरो है, ये कह रहा है ए डॉट बी भी जीरो है, ए डॉट ए भी जीरो है। तो कह रहे हैं क्या आप बी के बारे में क्या कह सकते हो, बी के बारे में क्या बोल सकते हो। देखो एक बात बताओ, जब ए के साथ ही डॉट प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड कैसा है, जीरो है। ए का मैग्नीट्यूड कैसा है, जीरो है। इसका मतलब ए वेक्टर कैसा है, खुद जीरो वेक्टर है, क्योंकि जीरो वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड जीरो आता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड हमेशा किसका जीरो आएगा, जीरो वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड जीरो आएगा। तो ए खुद जीरो वेक्टर है, और जीरो वेक्टर को किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएं तो जीरो ही होना है उसको। ठीक है, तो बी तो यहाँ पे कुछ भी वेक्टर हो सकता है, एनी वेक्टर हो सकता है, एनी वेक्टर। बात समझ में आई है, बी कैन बी एनी वेक्टर। क्यों, क्योंकि ए यहाँ पे जीरो आ गया, और जीरो इंटू समथिंग तो जीरो ही होता है। तो बी तो चाहे जो मर्जी रख लो आप, ये चीज़ चाहे जो मर्जी रख लो, वो कोई भी वेक्टर हो सकता है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ इस पे इसका आंसर है 1 मार्क का क्वेश्चन है, बी कैन बी एनी वेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो ज़रा, बड़े ध्यान से देखना है। 13 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में आपको ना कुछ प्रूव करना हो। ठीक है, तो आपने इसको क्या करना है, स्केयर बोथ साइड कर लेना है। ठीक है, स्केयर बोथ साइड कर लेना है। कई बार ये स्केयर बोथ साइड करना बड़ा बेनिफिशियल होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ना ये गिवन है, ए बी सी यूनिट वेक्टर है, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड आपको 1 के बराबर दे रखा है। और आपको ए प्लस बी प्लस सी ये भी जीरो वेक्टर के बराबर दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपने किसी चीज़ की वैल्यू निकालनी है, वो क्या है, ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए। इस चीज़ की वैल्यू आपने निकालनी है। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो ये आपको गिवन है, जब भी वैल्यू निकालनी हो या प्रूफ वगैरह करना हो, स्केयर बोथ साइड कर दो। ठीक है, तो जब आप इसका स्केयर करोगे ना, जब आप इस पूरी इक्वेशन को स्केयर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर हो जाएगा, फिर बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर, सी के मैग्नीट्यूड का स्केयर, और 2 टाइम ऑफ ए बी, बी सी और सी ए। ठीक है, ये चीज़ बन जाएगी आपकी। अब ये वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर। ये वैल्यू 1, ये वैल्यू भी 1 के बराबर है, देखो यहाँ से आई हुई है। ठीक है, और ये आपकी 2, और ये आपकी जो जिसकी वैल्यू आपने निकालनी थी, ठीक है, जिसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से ये 3 आ गया, 3 + 2, और जिसकी वैल्यू आपने निकालनी है इसको एज इट इज लिख दो। यानी जो आपने फाइंड आउट करना है वो आपका -3/2 के बराबर है। किसके बराबर है, -3/2 के बराबर है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई है। -3/2 के बराबर है कौन सी चीज़,
जिसको आपने फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 13 में, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी। फिर आगे बोला इफ़ आइदर वेक्टर ए एंड वेक्टर ए और बी दोनों जीरो हो तो ए डॉट बी जीरो होगा, बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, जस्टिफाई विद एन एग्जांपल। इसमें ना एग्जांपल देने वाली बात होती है, कुछ भी आप एग्जांपल दे सकते हो जिसमें आप ए और बी वेक्टर को अलग अलग मान लोगे, नॉन जीरो मान लोगे, ठीक है। एक को मतलब जीरो मान लेना, एक को नॉन जीरो मान लेना, और डॉट प्रोडक्ट दिखा देना कि जीरो के बराबर है, ठीक है। तो कह रहा है कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब कहने का मतलब आपने इसमें क्या शो करना है, इसमें एग्जाम्पल देना है कि ए डॉट बी तो आपका जीरो आए, पर ना तो ए जीरो के बराबर आए ना बी जीरो के बराबर आए। तो ऐसा वेक्टर ले लो, आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर ले लो। ए अगर बी के परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट तो जीरो हो जाएगा, पर दोनों वेक्टर जीरो हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा एक एग्जाम्पल आप बिल्ड कर सकते हो बड़े इजीली, जिसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा हो पर वो दोनों के दोनों नॉन जीरो वेक्टर हों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको ना एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, ट्रायंगल के 3 क्या दे रखे हैं, वर्टिसेस गिवन है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है इसके अंदर, आपको इसके अंदर फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 15 में ए बी सी 3 वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के, ठीक है। एक ट्रायंगल है ए बी और सी, 3 वर्टिसेस हैं उस ट्रायंगल के। तो पहला जो वर्टिसेस है 1 2 और 3, बी वाले में -1 0 और 0, और सी वाले में 0 1 और 2, क्लियर रिस्पेक्टिवली। हमें ए बी सी का एंगल निकालना है, ए बी और सी, यानी ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंगल ए बी सी निकालना है। तो एंगल ए बी सी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला एंगल निकालने के लिए एक तो मुझे ए बी वैक्टर चाहिए, एक बी सी वैक्टर चाहिए, ठीक है। तो पहले मुझे ए बी वैक्टर निकाल लिया, या बी ए निकाल लो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं होती, डायरेक्शन से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो पहले मैं ऐसे ही निकाल लेता हूँ, इस तरीके से ही निकाल लेता हूँ, ये ज़्यादा बेटर है। बी ए वैक्टर निकाल लिया मैंने। बी ए वैक्टर कैसे आएगा, ए के पॉइंट में से इसको माइनस करके आएगा, तो ये आ जाएगा 2 आई कैप, दिस माइनस दिस 2 जे कैप, और दिस माइनस दिस 2 के कैप, ठीक है। ऐसे ही आप सी बी वैक्टर निकाल लो, सी बी वैक्टर निकाल लो, ठीक है। सॉरी बी सी वैक्टर निकाल लो, बी से सी तक का। तो बी सी वैक्टर जब निकालोगे तो दिस माइनस दिस, तो ये आपका 1 आई कैप, दिस माइनस दिस जे कैप, दिस माइनस दिस 2 के कैप, क्लियर। ये आपके दो वेक्टर आ गए, इनके बीच का ही एंगल निकालना है आपने, और दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है कोस थीटा। ऊपर उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाता है, और अपोन में उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाता है, ठीक है। अपोन में क्या आ जाता है, उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बड़ा इजी है, ऊपर आप इनका डॉट प्रोडक्ट करा दो और नीचे इनका मैग्नीट्यूड लिख दो, ठीक है। जो भी आएगा वही आपका कोस थीटा एंगल बन जाएगा। थीटा निकालना है तो कोस को उधर लेकर चले जाना, कोस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। तो बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, बड़ा इजी, आगे फर्दर इसको कर सकते हो। 16 को फिलहाल के लिए छोड़ दो, इसका कंसेप्ट ना नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड है। 17 आप बड़े इजीली कर सकते हो, 18 आप बड़े इजीली कर सकते हो। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको 17 और 18 के, कि कैसे आपने प्रोसीड करना है 17 और 18 क्वेश्चन को। तो 17 में आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, ठीक है। और ये बताना है आपने कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। तो 2 आई कैप माइनस जे कैप और के कैप, ठीक है। और इधर दे दिया आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, और इधर दे दिया मान लो आपको 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप और माइनस 4 के कैप, ये दे दिया आपको, ठीक है। तो आपने करना क्या है, बड़ा ही सिंपल है। आपने ना जस्ट सिंपली इनका ना, एक तो आपने जो भी आपको दे रखे हैं, जो भी आपको ये चीज़ गिवन है, आपने एक तो जैसे एक पॉइंट दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, आपने एक तो ए बी वैक्टर निकाल लेना है इसको माइनस करके, ठीक है। और आप एक बी सी वैक्टर निकाल लो, एक सी ए वैक्टर निकाल लो, तो 3 वैक्टर निकाल लो आप, 3 वैक्टर फाइंड आउट कर लो, कर लिए मान लो आपने 3 वैक्टर फाइंड आउट। फिर उनका डॉट प्रोडक्ट करा लो, ए बी का डॉट प्रोडक्ट करा दो बी सी के साथ, देखो जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, ठीक है। फिर बी सी का डॉट प्रोडक्ट करा दो सी ए के साथ, और फिर लास्ट में सी ए का डॉट प्रोडक्ट करा दो ए बी के साथ। जो भी अगर एक भी जीरो आ गया, कोई भी जीरो आ जाता है, मान लो ये जीरो आ गया या ये कोई भी जीरो आ गया, तो वहाँ पे इसका मतलब 90 डिग्री एंगल है, जहाँ पे जीरो आया 90 डिग्री एंगल है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इसका मतलब ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर इनमें से एक भी जीरो आ जाता है तो आपका रिजल्ट प्रूव हो जाएगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात चल रही है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें सिर्फ इस प्रॉपर्टी का यूज़ है कि जब भी मैग्नीट्यूड निकालते हैं ना तो किसी कांस्टेंट का नहीं निकलता, वेक्टर वेक्टर का निकलता है, कांस्टेंट एज इट इज रहता है। हमें इसमें ना गिवन ये है कि लैम्डा ए इज़ ए यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड 1 है। इसका मतलब लैम्डा को यहाँ से बाहर निकालेंगे, लैम्डा को बाहर निकाल लिया, लैम्डा एक नॉन जीरो, लैम्डा इज नॉन जीरो स्केलर, तो ये आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, और ए का मैग्नीट्यूड आपका स्मॉल ए के बराबर है, इसके बराबर है। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या आ सकती है, या तो लैम्डा की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, ठीक है, नॉन जीरो है लैम्डा, सॉरी, तो मोड ही लगा रहेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ए की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ऑप्शन में देखोगे तो आपको ना ए की वैल्यू निकालनी है लैम्डा की टर्म में, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कहने का मतलब जो ये कांस्टेंट होता है वो मैग्नीट्यूड से बाहर निकलता है, पर पॉजिटिव बन के बाहर निकलता है। अब लैम्डा के बारे में पता नहीं था कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो मोड लगा दिया, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी। तो 10.3 हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है बच्चों, बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है 10.3 एक्सरसाइज। इसके एग्जाम्पल ट्राई कर लेना, ये स्क्वाज इनइक्वालिटी वगैरह ये भी आप देख सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं ये भी, आप इनको खुद ब खुद कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो 10.2 एक्सरसाइज में भी मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करा चुका हूँ। सेक्शन फॉर्मूला मैंने डिस्कस नहीं कराया था, तो सेक्शन फॉर्मूला को थोड़ा बहुत मैं आज आपको बता देता हूँ। सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं वेक्टर्स के अंदर। मान लो आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं या 2 पॉइंट दे रखे हैं, पी और क्यू पॉइंट दे रखे हैं आपको, और थर्ड पॉइंट कोई आर पॉइंट है, वो उनको ना m इंटू एन रेशो में कट करता है, और आपने आर पॉइंट के पोजीशन वेक्टर बताने हैं। तो पॉइंट को ना ओरिजिन से जोड़ लेते हैं, किसको जोड़ लेते हैं, ओरिजिन से जोड़ लेते हैं, ठीक है। जो ये वाला वेक्टर है ये ओपी वेक्टर है, क्या वेक्टर है, ओपी वेक्टर। ये वाला ओ क्यू वेक्टर है, ये ओ आर वेक्टर बनेगा, ये ओपी वेक्टर है, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं इनको, क्लियर। ये हमने इस तरीके से लिख लिए बड़े ही सिंपल वे में। अब मेरी बात सुनो, अगर आपको ओ आर वैक्टर निकालना है तो ओ आर यानी आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ओ आर का मतलब है आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो एम को आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, यानी एम इंटू ओ क्यू वैक्टर प्लस एन इंटू ओ पी वैक्टर, एन इंटू ओ पी वैक्टर अपॉन में एम प्लस एन, ठीक है। ये फॉर्मूला तो होता है इंटरनल के लिए, इंटरनली, ठीक है। इंटरनली जब कट कर रहा होता है, ठीक है। एक्सटर्नली अगर कट कर रहा है लिखा होगा उसके अंदर, अगर एक्सटर्नली कट कर रहा हो, इनको ना इस तरफ से लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर रहता है कि ओ पी इंटू एन, ओ पी इंटू एन प्लस ओ क्यू इंटू एन, ओ क्यू इंटू एम, क्लियर। अब माइनस का साइन लगा देना है आपने इसके बीच में, अगर ये एक्सटर्नली कट कर रहा है। कैसे कट कर रहा है, एक्सटर्नली अगर कट कर रहा है ना, तो आपने किसका साइन यूज़ कर लेना है, बीच में माइनस का साइन यूज़ कर लेना है, क्लियर है। अगर ये इंटरनली कट कर रहा है तो प्लस का साइन, अगर एक्सटर्नली कट कर रहा है तो माइनस का साइन यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो ये छोटा सा सेक्शन फॉर्मूला है वेक्टर की फॉर्म में, वेक्टर वाले फॉर्म में सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, ये छोटी सी चीज़ थी। 10.2 में इसके क्वेश्चन भी हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर, मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। कह रहा है मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर निकालने हैं आपने जो दो पॉइंट को ज्वाइन करवाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे निकलता है। अच्छा, अब जो आपका मिड पॉइंट है, जैसे ये आपका पी पॉइंट हो गया, ये आपका क्यू पॉइंट हो गया, दोनों पॉइंट हो गए हैं आपके, ठीक है। पी पॉइंट आपका किसके बराबर है, 2, 3 और 4 के बराबर है, और क्यू पॉइंट आपका 4, 1 और -2 के बराबर है, ठीक है। मिड पॉइंट का मतलब जहाँ पे बिल्कुल रेशो 1:1 होता है। तो आपने इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर निकालने हैं। पोजीशन वेक्टर निकालने का मतलब ओरिजिन से जो होते हैं उनको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो हमें ओ आर की वैल्यू निकालनी है, किसके बराबर होगी, ओ पी इंटू 1। तो ओ पी इंटू 1 लिखोगे तो एक ही बात है, -1 इंटू ओ क्यू, 1 इंटू ओ क्यू, एक ही बात है। और इंटरनली निकालनी है ना, बीच में मिड पॉइंट तो बीच में ही है, इंटरनली ही लिखा हुआ है, तो एडिशन ही होगी और 1 + 1 यानी 2 बन जाएगा। तो ये आपका आ गया ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर कैसे बनेगा, पॉइंट्स वेक्टर कैसे बनाते हैं, 2i कैप, 3j कैप, 4k कैप, अगर दूसरा पॉइंट ओरिजिन है तो, प्लस ओ क्यू वेक्टर कैसे बनेगा, 4i कैप, j कैप, -2k कैप, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, जो भी आपका आंसर आए वो आपका
वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आर हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।